क्रैब नेब्यूला उस सुपरनोवा का एक्सपेंड होता हुआ मलबा है जो 1054 में देखने में आया था। सुपरनोवा का एक्सप्लोजन चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने रिकॉर्ड किया था, इसलिए हम जानते हैं वो एक्सप्लोजन कब हुआ था। इस 1000 साल पुराने सुपरनोवा का बढ़ता हुआ मलबा आज भी स्पेस में करीब 45 लाख किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की रफ्तार से घूम रहा है। लेकिन हबल की इमेज प्राचीन इतिहास की तस्वीर से बढ़कर है। साइंटिस्ट के लिए आपस में जुड़े जाले जैसे फिलामेंट्स लाइफ की नेचर के क्लूज देते हैं। लाइफ देने के लिए जरूरी फंडामेंटल एलिमेंट्स स्टार्स के बीचों बीच बनते हैं। स्टार्स के एक्सप्लोड होने पर ये फंडामेंटल एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स में बिखरकर दूर मौजूद नेब्यूला क्लाउड्स में सीड छोड़ते हैं, जो नए प्लैनेट्स और नई लाइफ को जन्म देते हैं। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, इसलिए निकलने पर ये रेड दिखता है। ये रेड कलर ऑक्सीजन की वजह से है। और हमारे ब्लड में आयरन है जो एक सुपरनोवा में क्रिएट हुआ है। हमारी वेडिंग रिंग का गोल्ड सुपरनोवा में क्रिएट हुआ है। हमारी बोन्स का कैल्शियम भी सुपरनोवा में बना है। तो हमें बहुत कुछ पता चलता है खुद यूनिवर्स के बारे में व्हेन दीज स्टार्स डाई। लेकिन कुछ रहस्य अभी भी कायम है। आज क्रैब नेब्यूला से जुड़ी सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक वहां है जहां सारा मटेरियल है। हमें पता है कि क्रैब नेब्यूला को बनाने के लिए फटने वाले स्टार का मास सन के मास के करीब 10 गुना ज्यादा था। हम उस स्टार का करीब आधा मास ही मेजर कर सकते हैं जिसके फटने पर क्रैब नेब्यूला बना था। साइंटिस्ट मानते हैं कि सुपरनोवा बनने के लिए फटने से पहले स्टार ने मास गंवा दिया था, वो गैस जिसका हम अब तक पता नहीं लगा पाए हैं। हबल साइंटिस्ट को कमाल की जानकारियां दे रहा है। एक खास स्टार एटा कैराइना पर नजर रखकर, जो कैराइना नेब्यूला में है। ये वो स्टार है जो थोड़ा मिस्टीरियस है। ऐसा लगता है इसमें सन के मुकाबले करीब 100 गुना ज्यादा मास है। ये अपर लिमिट है। स्टार जितना बड़ा होगा उतना ही हॉट होगा। तो इस स्टार की सरफेस इतनी ज्यादा हॉट है कि ये अपनी ही गैस को थाम नहीं सकता। इससे लगातार गैस निकल रही है। 10 साल से ज्यादा वक्त में हबल ने एटा कैराइना की तस्वीरों की एक सीरीज तैयार की। तस्वीरें सतह से फूटती सुपर हीटेड गैस की 2 बेहद बड़ी लॉब्स दिखाती हैं। हालांकि एटा कैराइना कम उम्र का स्टार है, पर इसका जबरदस्त मास इसे अनस्टेबल बनाता है। ये स्टार ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। ये उन कुछ स्टार्स में से एक है जिनके बारे में हम कह सकते हैं हाँ, ये तो जाएगा जरूर। फटने के बाद स्टार एटा कैराइना अब तक दर्ज किया गया सबसे तबाही भरा सुपरनोवी बन जाएगा। एक्सप्लोजन की लाइट जब हम तक पहुंचेगी तो वो नजारा बहुत ही अमेजिंग होगा। ये तकरीबन फुल मून जैसी ब्राइट होगी। ये तमाम लाइट हमारे स्काई में एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होकर रात में शैडोज बनाएगी। स्टार का फ्यूल खत्म होने पर आतिशबाजी शुरू होगी और ये विशाल स्टार कुछ ही सेकंड्स में खुद को तबाह कर लेगा। इस तबाही का पूरा जोर फटते स्टार के कोर को सहना पड़ेगा। ऐसा होने पर यह अपने पीछे एक आउटर स्पेस फिनोमिनन छोड़ जाएगा, जिसको लेकर लंबे वक्त से स्टार गेजर्स मन में कल्पनाएं पाले हुए हैं, जो है ब्लैक होल। हबल से पहले इसका कोई पक्का सबूत नहीं था कि ब्लैक होल्स होते हैं। ब्लैक होल को लेकर आज जो सोच है वो आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी स्टोरी से आई है। आप कोई मैटर लें और इसे काफी बड़ा, काफी डेंस बना दें तो उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होगी कि उससे स्पेस में एक ऐसा रीजन क्रिएट होगा जिसमें से लाइट नहीं गुजर सकती। ये स्पेस में एक होल बना देता है
जिसमें जाया तो जा सकता है पर बाहर नहीं आया जा सकता। ये कॉस्मिक लॉबस्टर ट्रैप के जैसा है। आइंस्टाइन के मुताबिक ब्लैक होल की शुरुआत एक बहुत बड़े स्टार से होती है। यह हमारे सन से कम 4 गुना बड़ा होना चाहिए। ब्लैक होल एक सिंपल सी चीज है। ये मैटर का ऐसा टुकड़ा है जो इतना छोटा हो जाता है कि इसके आसपास का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे लाइट भी नहीं निकलती। और क्योंकि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती, तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी उस ऑब्जेक्ट से, एंड सो वी कॉल इट अ ब्लैक होल। सुपरनोवा के एक्सप्लोजन के दौरान स्टार का इनर कोर एक पॉइंट में कोलैप्स कर जाता है, एक पिनहेड से भी ज्यादा छोटा पॉइंट। एस्ट्रोनॉमर्स इस अकेले पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी वो ऑब्जेक्ट है जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई, फिर भी ये ओरिजिनल स्टार की ज्यादातर ग्रेविटी बनाए रखता है। हबल को अपने प्राइमरी गोल्स में से एक ये साबित करना था कि ब्लैक होल्स होते भी हैं कि नहीं। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स एक ना दिखने वाले पॉइंट को कैसे ढूंढते? तो उन्होंने हबल की नजर गैलेक्सीज के सेंटर्स की तरफ घुमाने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि स्टार्स बहुत तेजी से यहां से वहां जा रहे हैं। आमतौर पर तो स्टार्स ऐसा बर्ताव नहीं करते। देखा जाए तो ज्यादातर स्टार्स धीमी रफ्तार से चलते हैं, लेकिन गैलेक्सीज के सेंट्रल हब में स्टार्स किसी ऐसी चीज की ग्रेविटी से यहां वहां धकेले जा रहे हैं जो बहुत बड़ी होने के बावजूद बेहद ठोस है। इस इफेक्ट की बस एक ही वजह हो सकती थी, कहानियों में सुना ब्लैक होल। यहां एक ब्लैक होल लाइट की एक लाइन पैदा करके खुद को दिखा रहा है। एक गैलेक्सी और इसके सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के बीच का कनेक्शन अभी अच्छे से समझा नहीं गया है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि ब्लैक होल्स का गैलेक्सीज के बनने में हाथ होता है। जहां तक हमें पता है, हर बड़ी गैलेक्सी में ठीक सेंटर में एक ब्लैक होल होता है। वी डोंट नो एग्जैक्टली कि ये कैसे होता है। इसका जरूर गैलेक्सी के इवॉल्व होते वक्त उसमें गैस जाने से कुछ लेना देना है। उन रेवलेशंस में से एक जो स्पेस टेलीस्कोप से सामने आए हैं वो है एक डीप और फंडामेंटल कनेक्शन ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज के बीच, जो कि देखा गया था M87 में, और दूसरी दर्जनों गैलेक्सीज में भी ऐसा ही है। हबल से पहले ब्लैक होल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट थे, एस्ट्रोनॉमी का अनप्रूवन पार्ट। आज हम जानते हैं ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। 1995 की विंटर्स में हबल के ऑनबोर्ड कंप्यूटर को एक के बाद एक कई कमांड्स भेजी गईं, जिससे टेलीस्कोप का रुख कॉन्स्टलेशन ऑफ अर्सा मेजोरिस की तरफ हो गया, जो पहले कभी खाली आसमान सा दिखता था। हबल की पावरफुल नजर ने लगातार 10 दिन तक स्पेस के इस एक रीजन पर जमे रहकर एक के बाद एक एक्सपोजर्स क्रिएट किए, जिन्हें आगे नाम दिया गया द हबल डीप फील्ड। हबल डीप फील्ड का आइडिया काफी अमेजिंग था। जैसे स्पेस में एक टेलीस्कोप लगाकर उसकी नजर आसमान के खास हिस्से पर लगाकर उसे वहीं जमा दिया जाए, उसके बाद एक एक्सपोजर लें, फिर एक, उसके बाद एक और फिर एक और फिर इन सब को ऐड करने के बाद आपको क्या नजर आता है? आपको दिखती हैं गैलेक्सीज, हजारों और हजारों की तादाद में गैलेक्सीज, एक क्राउडेड डेंस फील्ड जो लगे जैसे रात में आपने जुगनू की तस्वीर ले ली हो, जबकि ये एक एम्प्टी स्काई का पैच है। हबल की इस तस्वीर में लाइट की हर डॉट अरबों स्टार्स से भरी एक गैलेक्सी है।
ये गैलेक्सीज एवोल्यूशन की तमाम स्टेजेस में कैद की गई हैं। कॉस्मोस के जन्म के आसपास के वक्त से हमारे मिल्की वे जैसी स्पाइरल गैलेक्सीज के उभरने तक, हबल डीप फील्ड में यहां वहां बिखरी है स्पेस में हुई टूट फूट, आपस में टकराती और एक दूसरे को निगलती गैलेक्सीज।